नेशनल इनकम, नाम तो आपने सुना ही होगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? इनकम ऑफ द नेशन। अगर मैं नेशनल इनकम इंडिया की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने जो इनकम कमाई है दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में रहने वाले लोगों ने जो इनकम कमाई है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, वो क्या हो गई बेटा? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो ये तो सिंपल टर्म्स में हमने बात करी नेशनल इनकम की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्या आपको पता है ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड किया जाता है या नहीं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री? क्या रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड किया जाता है या नहीं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री? क्या जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है ब्राइट स्टूडेंट्स को, क्या उसे इंक्लूड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री या फिर नहीं? क्या हमें जो पॉकेट मनी हमारे पेरेंट्स से मिलती है क्या उसे इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम या नहीं? तो बेटा यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन देने के लिए आई हूँ। जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। दिस इज साक्षी दुआ इज गोइंग टू असिस्ट यू टुडे to do the topic of the unit national income, that is precautions while calculating national income using income method। yes बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं precautions while calculating national income using income method। अब ये precautions क्या होता है? precautions का मतलब होता है कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब national income के कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से पूछे तो यानी कि इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, मतलब कंसीडर करनी है, ध्यान में रखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, और कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी है while calculating national income using income method। अब बेटा आपको पता तो होगा ही, there are 3 methods of calculating national income, right? One is value added method, next is income method, next is expenditure method। तो बेटा यहाँ पे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये हैं वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी आती है यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स तो आप हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि नेशनल इनकम को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दीज मेथड्स। एक एक ट्रिकी चीज़ भी हमने वहाँ पे डिस्कस की है जिसमें क्वेश्चन में मतलब गोलमोल करके क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इनकम मेथड से कन्फाइंड रहेंगे कि इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है और कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए बेटा, सबसे पहले अब बात करेंगे कि ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और यू कैन से ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन 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 फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम को हम कंसीडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो यहाँ पे अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम है क्या। तो आइए देखते हैं बेटा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम है क्या। देखिए, एक तरफ मैं लिख रही हूँ ट्रांसफर इनकम, दूसरी तरफ बेटा फैक्टर इनकम। इनकम का मतलब तो आपको पता ही होगा, अर्निंग है ना, पैसा आपके पास आता है तो वो क्या है, इनकम है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, देखिए एक इनकम होती है जो आपको बैठे बिठाए मिल जाती है, आप रिटर्न में कोई गुड या सर्विस किसी को नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है तो आपके फ्रेंड्स आपके पास आए और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए, है ना। तो ये जो गिफ्ट्स है ना ये एक तरह की क्या है, इनकम है जो आपको बैठे बिठाए मिली है। बेटा आपने अपने फ्रेंड्स को कोई गुड या कोई सर्विस रिटर्न में नहीं दी है, बट उन्होंने आपको क्या दे दिए, गिफ्ट्स दे दिए।
तो ये होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम होती है बैठे बिठाए इनकम आ जाना, आपने रिटर्न में कोई गुड या कोई सर्विस किसी को नहीं दी है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो पॉकेट मनी। अब आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी तो देते ही होंगे, है ना। तो बेटा पॉकेट मनी जो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, आप क्या अपने पेरेंट्स को कोई गुड या सर्विस दे रहे हो उसके रिटर्न में? कुछ भी नहीं दे रहे। बैठे बिठाए आपको आपके पेरेंट्स से क्या मिलती है? पॉकेट मनी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर इनकम। ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऐसी इनकम है जो बैठे बिठाए आपको रिसीव हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्कॉलरशिप की। अब गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है अगर, ठीक है, क्योंकि आप ब्राइट स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे बेटा आपने गवर्नमेंट को कोई गुड या सर्विस रिटर्न में नहीं दी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप के तौर पे कोई 10,000 या 5,000 रुपीज आपको दे दिए, तो ये भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो बैठे बिठाए आपको मिल गई है। ठीक है, रिटर्न में आपने कोई गुड या कोई सर्विस नहीं दी है। अब बात करेंगे बेटा फैक्टर इनकम पे। अब देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है। देखो, अगर हम किसी का लैंड यूज कर रहे हैं, है ना, तो हम लैंड ओनर को क्या देते हैं बेटा? रेंट देते हैं। अगर हम किसी की लेबर यूज कर रहे हैं, मतलब उसका हार्डवर्क यूज कर रहे हैं, तो हम उसे क्या देते हैं रिटर्न में? वेजेस देते हैं। अगर हम किसी के कैपिटल यूज कर रहे हैं, मतलब किसी ने हमें मनी प्रोवाइड की है और वो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल प्रोवाइडर, उसे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमने किसी की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को यूज किया है तो उसे हम क्या देते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर आप देखो लैंड ओनर ने हमें अपना लैंड यूज करने के लिए दिया, तो हमने उसे क्या दिया? रेंट दिया, है ना। मतलब आप लैंड ओनर कुछ दे रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो लैंड ओनर की जो ये इनकम है ना, वो फैक्टर इनकम है। क्यों है? क्योंकि वो लैंड ओनर हमें अपना लैंड यूज करने के लिए दे रहा है। नेक्स्ट लेबर की बात करें, लेबर बेटा अपनी सर्विस दे रहा है कंपनी को, है ना, तभी कंपनी वाले उसे क्या दे रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं। तो लेबर को जो वेजेस आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो कुछ दे रहा है गुड या सर्विस, तो उसे रिटर्न में मिल रहा है। तो ये जो वेजेस है ये भी क्या है? फैक्टर इनकम। अब कैपिटल प्रोवाइडर जो है उसने अपनी कैपिटल यूज करने को दी है, तो इसीलिए इंटरेस्ट मिल रहा है उसे। तो इंटरेस्ट की जो इनकम है उसकी वो इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि उसने अपनी कैपिटल किसी को यूज करने को दी है ना। तो वो कैपिटल दे रहा है तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई? फैक्टर इनकम। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेटा होता है जो लैंड लेबर एंड कैपिटल को अरेंज करता है, तो हेल्प करता है वो अरेंज करने में, तो उसे जो मिलता है रिटर्न में उसे क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देखिए फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्टर इनकम इज समथिंग दैट यू आर रिसीविंग आफ्टर गिविंग योर गुड या सर्विस इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम में देख लीजिए, ट्रांसफर इनकम में कोई गुड या सर्विस आपने रिटर्न में नहीं दी है, बैठे बिठाए बस आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बैठे बिठाए आपको पॉकेट मनी मिल रही है, बैठे बिठाए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये होता है बेटा ट्रांसफर इनकम, ये होता है फैक्टर इनकम। फर्दर बात करें ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम के डिफरेंसेस की, फर्दर बात करें बेटा ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम के डिफरेंसेस की, तो आप देख सकते हैं ट्रांसफर इनकम जो है वो यूनिलैटरल इनकम है। यूनिलैटरल मतलब यूनी मीन्स होता है वन, लेटरल मीन्स साइड, तो ये वन साइडेड है। सिर्फ इनकम में क्या है? आप इनकम रिसीव कर रहे हो, आप रिटर्न में कोई गुड या सर्विस दे नहीं रहे हो, जस्ट यू आर रिसीविंग द इनकम। सो हियर ओनली रिसीट एस्पेक्ट इज इन्वॉल्व्ड, रिसीट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा कि जो ट्रांसफर इनकम है वो क्या है? यूनिलैटरल इनकम होती है। लेकिन फैक्टर इनकम हमारी बायलैटरल इनकम होती है। बायलैटरल, बाय मीन्स होता है बेटा टू, लेटरल मीन्स मैंने आपको अभी बताया साइड, तो ये टू साइडेड इनकम है क्योंकि आप ये इनकम रिसीव करते हो तो आप कुछ रिटर्न में दे भी रहे हो। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक रिसीट एस्पेक्ट है, एक रेंडर एस्पेक्ट है।
रेंडर मतलब कुछ देना, यू आर रेंडरिंग ईदर योर गुड और सर्विस टू समवन, देन यू आर गेटिंग द इनकम, यानी कि रिसीट एस्पेक्ट। तो रिसीट एस्पेक्ट भी है एंड रेंडर एस्पेक्ट भी है, इसीलिए इस इनकम को हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल इनकम। तो फर्दर डिफरेंस की अगर बात करें तो बेटा ये है कि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते टाइम या जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम कंट्री के इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी ऑफ द कंट्री। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यही अब मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रिकॉशन कि ट्रांसफर इनकम को आप इंक्लूड नहीं करते हो, आपको इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री यूजिंग इनकम मेथड, बट फैक्टर इनकम को आपको कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री यूजिंग इनकम मेथड। अब चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट प्रिकॉशन पे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकेंड हैंड गुड क्या होता है, जो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, फर्स्ट यूजर ने, किसी ने यूज किया हुआ है और वो यूज करने के बाद उसे दोबारा सेल आउट कर रहा है, वो क्या हो गया, सेकेंड हैंड गुड। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एक मोबाइल यूज किया, मोबाइल यूज करते करते मुझे 5 मंथ्स हो गए, तो मैंने सोचा अब इसको बेच के ना नया मोबाइल ले लेती हूँ। तो वो अगर मैं बेच रही हूँ अपना मोबाइल जो मैंने 5 मंथ्स यूज किया हुआ है, तो वो मेरा क्या है, सेकेंड हैंड मोबाइल है, ठीक है। अब सेकेंड हैंड गुड्स को जब हम सेल करते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं जो पैसा आपके पास आता है, जो इनकम आपके पास आती है, आप बोल सकते हो प्रोसीड्स, ठीक है, यानी कि जो कैश आपके पास आता है बेटा आफ्टर सेलिंग योर सेकेंड हैंड गुड टू समवन, उस इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उस इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब कुछ तो रीजन होगा ना मैम उसके पीछे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, बेटा रीजन भी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो जब मैंने वो मोबाइल जो मैंने यूज किया वो फर्स्ट टाइम खरीदा था, तो उस शॉपकीपर की इनकम जनरेट हुई थी, तो वो उस टाइम बेटा जब मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा था ना, तो वो नेशनल इनकम में काउंट हो गया था, ठीक है। अब मैं उसे 5 मंथ्स बाद दोबारा बेच रही हूं उसको यूज करने के बाद, तो अगर हम उसको सेकेंड हैंड जब बेच रहे हैं, ठीक है, सेकेंड हैंड मोबाइल जब मैं बेच रही हूँ बेटा 5 मंथ्स बाद, तो अगर मैं उसको अभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, सेम चीज की वैल्यू 2 बार रिकॉर्ड हो गई नेशनल इनकम में, है ना। इनकम जो मोबाइल से जो इनकम आ रही थी वो पहले तो रिकॉर्ड हो ही गई थी, वो अब भी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्या राइज हो जाएगा बेटा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है ना, डबल मतलब 2 बार, काउंटिंग मतलब काउंट हो जाना, कंसीडर हो जाना, है ना। तो यहां पर मैंने सेम चीज मोबाइल की वैल्यू 2 बार अगर इंक्लूड कर दी नेशनल इनकम में, तो क्या होगा, मेरी नेशनल इनकम रियल वैल्यू नहीं दिखाने वाली, वो अननेसेसरीली इन्फ्लेटेड वैल्यू ही दिखाएगी, ज्यादा वैल्यू ही दिखाएगी, रियल वैल्यू उसकी नहीं दिख पाएगी और एरर आ जाएगा नेशनल इनकम में, है ना बेटा। तो हमें ध्यान करना है कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं हम उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो वो फर्स्ट टाइम बिके थे ना, तो उनकी वैल्यू को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। तो अगर हम दोबारा कर देंगे तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमारी नेशनल इनकम में एरर आ जाएगा, तो इसीलिए हम दोबारा उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है बेटा आपको। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके आंसर्स आप खुद भी गेस कर सकते हो। जब अगर आप ये अच्छे से समझोगे ना, तो बेटा वो लास्ट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। नेक्स्ट बेटा, अब मैंने ये जो सेकेंड हैंड मोबाइल बेचा, लेट सपोज मैंने एक मोबाइल डीलर की हेल्प ली थी, मोबाइल डीलर, ठीक है, जो सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स बिकवाता है। तो क्योंकि मुझे भी सेल आउट करना था अपना सेकेंड हैंड मोबाइल, तो मैंने इस मोबाइल डीलर को अप्रोच किया। अब इस मोबाइल डीलर ने बोला कि ठीक है मैम, मैं आपका मोबाइल फ़ोन तो सेकेंड हैंड बिकवा दूंगा, लेकिन मुझे बदले में कमीशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कमीशन ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो इस मोबाइल डीलर की कमीशन है ना,
मतलब जो इसने अपनी कमीशन चार्ज करी है वो तो इसकी फैक्टर इनकम है ना, इसने तो अपनी सर्विस फर्स्ट टाइम दी थी ना मोबाइल डीलर ने, तो यानी कि जो डीलर है ना उसकी जो इनकम है, जो सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवा रहा है उसकी तो बेटा वो फैक्टर इनकम है, और फर्स्ट टाइम वो अपनी सर्विस आपको दे रहा है तो वो जरूर इंक्लूड होगी वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम मेथड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं बेटा, जो पैसा हमारे पास आ रहा है सेकेंड हैंड मोबाइल फोन को बेचने का के बाद का, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर कोई डीलर की हमने हेल्प ली है सेकेंड हैंड गुड को सेल आउट करवाने में, तो उस डीलर की इनकम को जरूर इंक्लूड किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आइए रिकॉल करते हैं, इनकम ऑफ डीलर इन सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने अपना सेकेंड हैंड मोबाइल बेचा 50,000 रुपीज का, ओके, एंड उसके लिए मैंने कमीशन दी डीलर को, कमीशन टू मोबाइल डीलर, हाउ मच, 5,000 रुपीज, ओके। तो नेशनल इनकम में मैं इसको तो काउंट नहीं करूंगी, इसे इंक्लूड नहीं करूंगी 50,000 को, क्योंकि वो इनकम है सेकेंड हैंड गुड को बेचने के बाद। लेकिन जो मैंने डीलर को इनकम दी है, डीलर की जो इनकम है बेटा, यानी कि 5,000 रुपीज सेकेंड हैंड मोबाइल बिकवाने के बाद, ठीक है, वो उसकी कमीशन को काउंट किया जाता है क्योंकि वो फैक्टर इनकम है और डीलर ने अपनी सर्विस फर्स्ट टाइम दी थी। तो 5,000 से आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि क्या इफेक्ट नेशनल इनकम पे आएगा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। तो आप बोलोगे कि जो आपकी नेशनल इनकम है वो 5,000 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम कमीशन टू मोबाइल डीलर को तो इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्योंकि वो एक फैक्टर इनकम है डीलर की। लेकिन हम इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड मोबाइल दैट इज 50,000 उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे इंक्लूड कर लिया तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अराइज कर देगा, ठीक है। फोकस हमें रीजनिंग पार्ट पे भी प्रॉपर करना है, तो रीजन भी अच्छे से सुनेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर इन केस मैं आपको जो समझा रही हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है बेटा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज नॉट इंक्लूडेड। अब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होती है मैम, देखते हैं बेटा। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको पैसा चाहिए अपने आप को चलाने के लिए, तो ये पैसा क्या करते हैं, ये लोगों से रेस करते हैं पैसा। लोगों से पैसा मंगवाने के लिए ये लोग इशू करते हैं, ये लोग यूज करते हैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, जो कि हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। अब बेटा ये सिर्फ क्या है, ये एक पेपर सिक्योरिटी आप समझ लो कि ये क्या है, पेपर सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। इससे कोई गुड या सर्विस मार्केट में नहीं आ रही है, अगर इनको कोई परचेज कर रहा है या कोई सेल आउट कर रहा है, इससे कोई गुड या सर्विस मार्केट में फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये लोग ये मानते हैं कि जब कोई गुड या सर्विस मार्केट में फ्लो नहीं हुई है तो कैसे नेशनल इनकम जनरेट हो गई, है ना। तो ये मानते हैं कि बेटा अगर गुड एंड सर्विस फ्लो हुई है तभी तो नेशनल इनकम जनरेट हुई है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की। अगर बेटा किसी कंपनी ने शेयर्स रेस करके इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके या अपने बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेस किया है पब्लिक से, तो उस पैसे को जितना उसने रेस किया है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। रीजन क्या दोगे आप, रीजन यही देना है कि उससे कोई मार्केट में गुड या सर्विस फ्लो नहीं हुई है, ठीक है, गुड या सर्विस कोई मार्केट नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल राम सोल्ड 10 shares at the rate of ₹50 per share to Sham.
ठीक है, राम ने बेटा क्या किया, सेल आउट किया 10 शेयर्स, किसको, शाम को, ठीक है, और एक शेयर 50 रुपीज का था, मतलब राम के पास पैसे कितने आ गए, राम के पास पैसे आए बेटा 50 इंटू 10 यानी कि 500, राइट। अब ये इनकम है राम की फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, लेकिन इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाएगा बेटा क्योंकि इससे कोई मार्केट में गुड या सर्विस फ्लो नहीं हुई है, ये तो बस शेयर था, एक पेपर था जो राम से श्याम के पास चला गया, दैट्स इट। मार्केट में कोई गुड या सर्विस का फ्लो नहीं हुआ है तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे हमें देखना है बेटा, इसी एग्जाम्पल को आगे लेंगे और समझते हैं। अब राम ने ये शेयर शाम को सेल आउट करने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर हायर किया था। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या होता है मैम, बेटा स्टॉक ब्रोकर होता है जो स्टॉक्स में डील करता है, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के सेल आउट करवाने में या परचेज में डील करता है, मतलब आपकी शेयर सेल आउट या परचेज कराने में, या डिबेंचर को सेल आउट या परचेज कराने में, या बॉन्ड्स को सेल आउट या परचेज कराने में जो आपकी हेल्प करता है पर्सन जो स्पेशलाइज्ड होता है इसमें, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर क्या है, एक तरह से डीलर ही है, डीलर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, डीलर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब डेफिनेटली जैसे मोबाइल डीलर ने अपनी कमीशन चार्ज करी थी ना बेटा, ये भी स्टॉक ब्रोकर भी अपनी कमीशन चार्ज करता है शेयर्स को बिकवाने के लिए या खरीदने के लिए, या डिबेंचर्स को बिकवाने के लिए, खरीदने के लिए, या बॉन्ड्स को बिकवाने के लिए और खरीदने के लिए ये कमीशन चार्ज करता है, ठीक है, जो इसकी इनकम होती है स्टॉक ब्रोकर की। अब ये कमीशन जो चार्ज करता है ना, उसका नेम क्या होता है, पर्टिकुलर टेक्निकल नेम, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ओके। तो ये जो ब्रोकरेज है ना, इसको इंक्लूड करते हैं, जैसे हम मोबाइल डीलर की कमीशन को इंक्लूड कर रहे थे ना वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्यों, क्योंकि वो मोबाइल डीलर की फैक्टर इनकम थी और उसने अपनी सर्विस तो फर्स्ट टाइम दी थी ना, उसने तो अपनी सर्विस दी थी तो उसे पैसा मिल रहा है। इन द सेम वे बेटा स्टॉक ब्रोकर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय हेल्पिंग यू इन सेलिंग आउट योर शेयर्स, तो इसीलिए तो ये स्टॉक ब्रोकर की फैक्टर इनकम है, और क्योंकि ये फैक्टर इनकम है तो इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ओके। तो ब्रोकरेज अगर हमने स्टॉक ब्रोकर को दी है इन गेटिंग अवर शेयर सोल्ड आउट और इन परचेजिंग द शेयर्स फ्रॉम समवन, तो ये जो ब्रोकरेज चार्ज करेगा स्टॉक ब्रोकर, उसकी जो कमीशन है मतलब स्टॉक ब्रोकर की, उसे इंक्लूड करेंगे बेटा क्योंकि वो फैक्टर इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट, मैम ठीक है, कंपनी तो शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह इसलिए इशू करती है क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए, लेकिन हम लोग शेयर डिबेंचर क्यों खरीदते हैं, तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं, हम लोग शेयर्स और डिबेंचर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कंपनी हमें इनकम देती है इन पर। क्या इनकम आती है मैम, शेयर्स पे बेटा जो शेयर होल्डर्स को इनकम दी जाती है उसे बोलते हैं डिविडेंड, ओके, एंड डिबेंचर होल्डर्स को जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या मैम ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये जो इनकम है जो एक रेगुलर इनकम की तरह प्रिटेंड होती है, शेयर होल्डर्स को मिलती है, डिबेंचर होल्डर्स को मिलती है, क्या इनको इंक्लूड करते हैं हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम? यस बेटा, इसको फैक्टर इनकम की तरह कंसीडर किया जाता है, तो इनको इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ध्यान रहे बेटा, आप कंफ्यूज मत होना, एक इनकम होती है जो हमने शेयर्स को सेल आउट किया, ठीक है, डिबेंचर्स को सेल आउट किया तो उनसे हमें पैसा आता है, उसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उससे कोई गुड या सर्विस मार्केट में फ्लो नहीं हुई है। लेकिन एक इनकम होती है दैट यू आर होल्डिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी, यू आर द होल्डर, आप किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स आपने खरीद रखे हैं, तो उस वजह से क्योंकि आप अभी करंटली शेयर होल्डर हो या डिबेंचर होल्डर हो, तो इसीलिए कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर, और इंटरेस्ट दे रही है बिकॉज यू आर द प्रेजेंट डिबेंचर होल्डर। तो इनको जो प्रेजेंट इनकम होती है होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज से, उनको इंक्लूड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं,
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। अगर हमें कोई इनकम आ रही है, हमें कोई पैसा आ रहा है क्योंकि हम अपने शेयर्स या कोई डिबेंचर्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे कोई मार्केट में गुड्स या सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम होल्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज इंक्लूडेड। अब होल्ड करने से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उससे जो इनकम आ रही है वो इंक्लूड होती है, यानी कि डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, ब्रोकरेज या कमीशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर इज इंक्लूडेड। स्टॉक ब्रोकर जब भी हमारी हेल्प कर रहा है या हम स्टॉक ब्रोकर की हेल्प ले रहे हैं इन सेलिंग आउट द शेयर्स और इन परचेजिंग द शेयर्स और इन सेलिंग आउट द डिबेंचर्स और परचेजिंग द डिबेंचर्स, तो बेटा जो ब्रोकरेज यानी कि जो कमीशन स्टॉक ब्रोकर चार्ज कर रहा है उसकी इनकम को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है स्टॉक ब्रोकर की इनकम को, क्योंकि वो क्या होती है? फैक्टर इनकम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है गाइस, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड। अब ये इलीगल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इलीगल एक्टिविटीज होती हैं कि आपने अगर कोई ऐसी काम कर दिया जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडियन लीगल सिस्टम उसे अप्रूव नहीं करता है, और आपने वो काम कर दिया, तो आपको भारी पेनल्टी या जेल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रॉबरी। अगर मान लो आपने किसी बैंक की रॉबरी कर ली और इतना सारा पैसा आपके पास आ गया, आपकी इनकम आ गई, तो बेटा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो इलीगल काम से इनकम आई है। आपने किसी की किडनैपिंग कर ली इनकम जनरेट करने के लिए, तो उसकी भी इनकम को काउंट नहीं किया जाता। तो कोई भी इनकम अगर आप इलीगल एक्टिविटी से कमा रहे हो, स्मगलिंग से, रॉबरी से, किडनैपिंग से, तो इन इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता बेटा, बिकॉज ये इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन्स इज नॉट इंक्लूडेड। अब ये विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? विंडफॉल गेन मीन्स एबनॉर्मल गेन। जो गेन हम एक्सपेक्ट नहीं करते जनरली, लेकिन हो जाते हैं। जैसे किसी ने लॉटरी टिकट जीत ली, लॉटरी लग गई, बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये क्या है? ये एक एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ नॉर्मल वाली चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और हो गई है, उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। मोर ओवर बेटा, एबनॉर्मल गेन जैसे लॉटरी टिकट है, इससे कोई मार्केट में गुड या सर्विस का फ्लो नहीं हुआ है ना, तो इसलिए भी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो आई होप गाइज आपको ये सारे प्रिकॉशन समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं दैट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड और नॉट। ठीक है, तो आइटम्स दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कि इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए ध्यान रखना बेटा, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक कमिट करते हैं, जस्ट इतना बता के आ जाएंगे इंक्लूड करेंगे या नहीं। रीजन भी बताना है, विदाउट रीजन उसके वैल्यू हाफ है। आंसर मान लो आपको 1 मार्क का है, तो वो आंसर आपको हाफ मार्क्स देके जाएगा अगर आपने सिर्फ ये बताया इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, और वो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया क्यों इंक्लूड हो रहा है या क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा है, रीजन नहीं बताया, तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, हमें हाफ मार्क्स नहीं लेकर आने, हमें फुल मार्क्स चाहिए। फुल मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको आंसर भी फुल एस्पेक्ट में ही देना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब हमें इनमें ये भी बताना है कि इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, एंड अलॉन्ग विद द रीजन। चलिए, पॉकेट मनी रिसीव्ड। अब आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, है ना, तो पॉकेट मनी कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है ना, एंड वी नो दैट ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सो नॉट इंक्लूडेड। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? दैट पॉकेट मनी रिसीव्ड इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड बिकॉज इट्स अ ट्रांसफर इनकम। रीजन में क्या देंगे कि ये ट्रांसफर इनकम है। नेक्स्ट बेटा, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कुछ भी फ्री देना, अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो ट्रांसफर इनकम है एम्प्लॉइज की, क्योंकि उन्हें फ्री में मिल रहा है मैम, रिटर्न में तो कुछ देना नहीं पड़ रहा। गलत बात बेटा, एम्प्लॉइज को अगर कुछ भी कंपनी फ्री में देती है ना, तो ध्यान में रखो बेटा, कंपनी क्यों दे रही है फ्री में? क्योंकि वो कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। जिस दिन वो सर्विस देना बंद कर देंगे, किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे ना, तो कंपनी उन्हें ये जो फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है वो नहीं देगी।
तो कंपनी ने फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज क्यों दे रही है? क्योंकि ये अभी करंटली वर्किंग है कंपनी के अंदर, राइट? तो बेटा अल्टीमेटली इनको ये जो फ्री में मिल रहा है ना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मिल रहा है। तो फ्री में अगर कुछ भी एम्प्लॉयज को मिलता है, लाइक फ्री यूनिफॉर्म, फ्री मील फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड मैनी मोर थिंग, लाइक फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम द कंपनी, तो जो भी इन्हें फ्री में मिल रहा है, एम्प्लॉयज को जो भी फ्री में मिलता है, वो एक्चुअली में इसलिए मिल रहा है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द कंपनी। तो ये उनकी फैक्टर इनकम ही होती है बेटा कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इसको इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटीज इसलिए दी जा रही है बिकॉज द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज द फैक्टर इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज, so it will be included while calculating the national income. Next बेटा, ओल्ड एज पेंशन। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होती है बेटा ओल्ड एज पेंशन, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। दोनों ना अलग अलग है, लेकिन आप बच्चों को लगता है ये दोनों सेम है। ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं बेटा। ओल्ड एज पेंशन होता है कि जिस पर्सन की इनकम अबव 60 ईयर्स हो गई है, ठीक है, लेकिन उनका देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है फैमिली में, तो अब गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, 2000 या 3000 जो भी फिक्स्ड अमाउंट है पर मंथ देती है उन लोगों को जो ओल्ड एज में आ चुके हैं, मतलब जो अबव 60 हो चुके हैं और उनका देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इस पेंशन को हम बोलते हैं बेटा ओल्ड एज पेंशन। एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन होती है, आपने किसी कंपनी में काम किया था, ठीक है, आपने पूरी लाइफ उस कंपनी में काम किया, तो अब आपकी 60 प्लस हो गई है एज, तो अब आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे, लेकिन कंपनी वाले आपको बाद में भी सपोर्ट करते हैं, है ना। रिटायरमेंट आपकी हो चुकी है, तो आपको ये कंपनी वाले पेंशन दे रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, कुछ अमाउंट जो आपको बाद में भी मिलता रहता है, राइट, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है वो क्यों मिल रही है आपको? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने अपनी वर्किंग एज में उस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया था, इसीलिए वो वाली कंपनी आज आपको सपोर्ट कर रही है। तो ये बेटा फैक्टर इनकम होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, दिस इज फैक्टर इनकम। सो इट विल बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड करते हैं बेटा, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम होती है कि आपने अपनी वर्किंग एज में उधर काम किया था, तो रिटायरमेंट के बाद कंपनी आपको कुछ पैसा दे रही है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पीपल को जिनका देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, तो ये ट्रांसफर इनकम है एक तरह से। सो क्योंकि बेटा ये ट्रांसफर इनकम है तो ये इंक्लूड नहीं होगी, नॉट इंक्लूडेड while calculating national income। तो रीजन क्या देंगे? नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट्स अ ट्रांसफर इनकम, और रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होती है बिकॉज इट्स अ फैक्टर इनकम। चलिए नेक्स्ट, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। अब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल रही है, ये भी क्या है बेटा? एक तरह से ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि रिटर्न में तो स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्कॉलरशिप देके, या कोई भी इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रहा है स्कॉलरशिप देकर, राइट। तो ये है बेटा ट्रांसफर इनकम, so it will not be included। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं। सो ये ट्रांसफर इनकम है तो बेटा इसको इंक्लूड नहीं करेंगे while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटायरमेंट पेंशन, इसकी तो अभी बात हो गई कि ये क्या है? फैक्टर इनकम है, तो इसको क्या करेंगे बेटा? इंक्लूड करेंगे while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम रॉबरी। अब इनकम फ्रॉम रॉबरी ये क्या है? इलीगल इनकम है, राइट। तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एंड रीजन हम क्या देंगे? इट्स अ इलीगल इनकम, इट्स एन इलीगल इनकम। इलीगल इनकम है इसीलिए इसे काउंट नहीं किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। नेक्स्ट बेटा, कमीशन रिसीव्ड बाय कार डीलर इन सेलिंग द सेकेंड हैंड कार। तो कार डीलर की कमीशन कार डीलर को मिली है क्योंकि कार डीलर ने हेल्प करी है सेकेंड हैंड कार बिकवाने में, तो ये तो बेटा उसकी फैक्टर इनकम हो गई ना, तो क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। सो कार डीलर की ये फैक्टर इनकम है, सो इट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट,
इनकम फ्रॉम विनिंग अ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट हमने विन करी तो पैसा आया हमारे पास, तो ये क्या है बेटा, ये विंडफॉल गेन है, विंडफॉल गेन, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसको इंक्लूड नहीं करते, सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर गुड या सर्विस मार्केट में फ्लो नहीं हुई है। नेक्स्ट बेटा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार, लेट सपोज मैंने सेकेंड हैंड कार सेल आउट करी अपनी 5 लाख रुपीज़ की, तो मेरे पास 5 लाख रुपीज़ आए, तो उस 5 लाख को हम इंक्लूड करेंगे या नहीं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब कार फर्स्ट हैंड बिकी थी ना, तो उस टाइम पे उसकी इनकम को काउंट कर लिया था नेशनल इनकम में, तो अब हम उसको दोबारा काउंट कर देंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इट विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, नेक्स्ट, फ्री यूनिफॉर्म्स टू एम्प्लॉयज। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, कुछ भी एम्प्लॉय को फ्री दे रहे हैं तो वो उसकी क्या है, फैक्टर इनकम है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है कंपनी को, इसलिए उसे फ्री में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये फैक्टर इनकम होता है एम्प्लॉयज की, और इसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 10 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के हमने 10 शेयर सेल आउट करे हैं, तो हमारे पास इनकम आई है। तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा, शेयर्स क्या हैं? शेयर्स है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, दीज आर जस्ट पेपर सिक्योरिटीज, इनसे कोई मार्केट में गुड या सर्विसेज फ्लो नहीं हुई है, राइट तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। द रीजन बीइंग नो फ्लो ऑफ गुड और सर्विस इन द मार्केट, नो फ्लो ऑफ गुड और सर्विस, या आप लिख सकते हो दीज आर जस्ट पेपर सिक्योरिटीज, इतना भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, ब्रोकरेज ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर इन गेटिंग द शेयर सोल्ड। एक बेटा स्टॉक ब्रोकर को ब्रोकरेज मिली है, यानी कि उसकी कमीशन मिली है, क्योंकि उसने हेल्प करी है शेयर्स को सेल आउट करने में, तो अगेन ये उसकी क्या है, फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे, सो इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये वाला टॉपिक दैट इज प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।